Hello everyone, a very good evening to all. Welcome to Physicam Academy. फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को फटाफट से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमें हमारे रिवॉल्यूशन में सपोर्ट कीजिए। हम लाए हैं आप लोगों के लिए जैम का बिल्कुल ही 3 मंथ्स का फ्री कोर्स जो जुलाई अगस्त और सितंबर इन 3 मंथ्स में पूरा पूरा जैम का फॉर फिजिक्स एंड फॉर केमिस्ट्री पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि लगातार लेक्चर्स आ रहे हैं और बस आप लोगों को सपोर्ट की कमी है, क्योंकि अगली स्लाइड में जो मैं चीज़ दिखाने वाला हूँ आप लोगों को वो ये है कि 69% यानी अप्रॉक्स जो है कि 70% जो है वो नॉन सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं। अरे जो नॉन सब्सक्राइबर्स है यार, सब्सक्राइब कर दो। क्या जाता है सब्सक्राइब करने में? आपको अगर प्रिपरेशन करनी है बहुत अच्छे से तो फिर सब्सक्राइब कर दो। फिर एक के बाद एक वीडियो आती जाएंगी, आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। जो है एक प्रिपरेशन जो है आपकी एक प्रॉपर ऑर्डर में चलेगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब जिसने किया है वो तो सही है। जो नॉन सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं देखो, पर सब्सक्राइब भी कर दो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हमें भी सपोर्ट मिले कि हाँ हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दे सके। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आज के हमारे अगले लेक्चर की ओर, जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, लेक्चर नंबर 4। बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं लगेंगे इसमें, बहुत कम लेक्चर्स में ही हो जाएगा आप कंप्लीट। क्या है कि एक बेसिक कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए पूरा ये टॉपिक है, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं वो हम आज ज़्यादातर छोटी छोटी बातें जो हम सीखने वाले हैं कि इसमें से अगर क्वेश्चंस आ जाए तो किस किस तरह से कौन कौन से फॉर्मूलाज को हमें ध्यान में रखना है। फॉर्मूलाज पढ़ लेने के बाद, कंसेप्ट बिल्डअप हो जाने के बाद, अब आप कंसेप्ट को इजीली आप क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन का सेशन भी लाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आपको लगा होगा काफ़ी कम हो रहे हैं, लेकिन मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्वेश्चन अपलोड कर दिए है टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन होगा, आप वहां से हमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाएगा और व्हाट्सएप में भी ज्वाइन हो जाइएगा। और टेलीग्राम में जो है मैंने कल ही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के कुछ क्वेश्चंस मैंने डीपीपीज अपलोड किए हैं, तो आप ज़रा उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। और एटॉमिक स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं, इसमें भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे लाइव मतलब वीडियोस में मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन पहले जो है कंसेप्ट को लेके हम जो चल रहा है, ठीक है, एटम का किस तरह से स्ट्रक्चर पूरा है, वो स्ट्रक्चर को बिल्डअप हो जाने के बाद आज एक या दो लेक्चर में, फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर में, इन दो लेक्चर्स में हम कुछ फॉर्मूलाज की तरफ देखेंगे। और वो फॉर्मूलाज को सारे को एक नोट्स पूरा प्रॉपर बना लेना। ठीक है, नोट्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर नोट्स नहीं बना रहे तो फिर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे, उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपका नहीं निकलेगा वरना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नोट्स बनाए। ठीक है, इसके अलावा जो है कि आपका सारा क्वेश्चन वो फॉर्मूलाज मिल जाने के बाद आपका क्वेश्चंस पूरा चलेगा। ठीक है, तो आज बढ़ते हैं आगे। कुछ छोटी छोटी बातें हम सीखेंगे, कुछ लास्ट क्लास में जो सीखा था, जो कनेक्टिविटी जो हमको बनाए रखनी है, उसको लेके जो हमारा लाइमन सीरीज है, बाउमर सीरीज है, वो हमने पढ़ना बाकी है। ठीक है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। उसके अलावा छोटी छोटी कुछ फॉर्मूलाज चीज़ें कुछ जो ये वो है वगैरह वो पढ़ेंगे। बोर का लिमिटेशन तो हम पढ़ ही चुके हैं, क्या उसमें लिमिटेशन था। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हमें क्वांटम मैकेनिक्स से हमें जोड़ता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में जो गैप है, ठीक है, जो जोड़ने वाली चीज़ है, वो हम थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे आज। ठीक है, कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रखेंगे, ताकि क्या है कि आप भी अच्छे से कवर कर पाए। प्रीवियस लेक्चर में हमने ड्यूअल नेचर के बारे में पढ़ा था। कोई भी मैटर जो होता है ना, उसके बारे में एक बहुत ही अहम चीज आप जरा यहाँ पे देख लीजिए कि एक बात समझ लीजिए कि जब भी प्रोपोगेशन होता है ना, यानी जब भी वो कोई भी चीज जो है, माइक्रो पार्टिकल जो है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, वो प्रोपोगेट करता है तो वेव की तरह होता है, और जब किसी से वो इंटरेक्ट करता है तो पार्टिकल की तरह करता है। इस तरह से जो था, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में भी हमने देखा था कि वहाँ पे भी हमें वेव नेचर देखने को मिल रहा था कि जब हम पोजीशन को एकदम लोकेट करना चाहते थे उसके पोजीशन को, तो हम नहीं कर पाते थे, और मोमेंटम जो था वो वेरी हो जाता था। वेव नेचर हम देखने मिलता था। जो सामने मैंने वो वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया था, तो आई होप आपने वो एक्सपेरिमेंट को आपने देखा होगा। ठीक है, किस तरह से वो उसका जो रिजल्ट जो था वो फैलता जा रहा था।
इसका मोमेंटम चेंज हो रहा था, कहीं भी जा रहा था। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद जो है कि बोर का बड़ा सा लिमिटेशन ये भी था कि ना तो उसने इसके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में कुछ बताया, मतलब जो वेव नेचर, ठीक है, जो वेव नेचर होता है, और ना ही उसने जीमैन इफेक्ट और जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के उसमें जो जो स्पेक्ट्रम जो था, स्पेक्ट्रल लाइंस जो थे उसमें जो वेरिएशन आ रहा था उसके बारे में नहीं बताया। ना तो उसने ऑर्बिटल्स और सबशेल्स के बारे में बताया। ये सब शुरुआत थी क्वांटम मैकेनिक्स की। ठीक है, तो आज हम थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हम जरा पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी आगे थोड़े बढ़ते हैं। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आज होने वाली है। ठीक है, जरा देखिए, एक तो हमें बोहर के उससे क्या पता चल गया मॉडल से कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है ना वो क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। दूसरी बात हमें अब तक क्या समझ में आई थी, जरा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ठीक है, पानी की बोतल ले ली होगी आपने, आई होप सो। और यहाँ पे जरा एकदम फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ जरा बैठ जाइए। ना आज कुछ बातें करते हैं, बहुत अहम तरीन और इम्पोर्टेंट बातें हैं, जरा तवज्जो यहाँ दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा दूसरी बात ये थी कि पोजीशन और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की हम एक साथ में लोग जो है वो साइमल्टेनियसली हम नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, वो डिफिकल्ट है, वो पूरा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह हम सबने देखा था। लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन जो है, जो मूविंग पार्टिकल है, ठीक है, और उसके साथ वेव नेचर उसका एसोसिएटेड है, अब उसकी पोजीशन जो है उसका प्रेडिक्शन, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन का प्रेडिक्शन जो करेगा कौन करेगा, क्वांटम मैकेनिक्स करेगा। उसका जो स्पेक्ट्रल लाइंस का जो में जो वेरिएशन आ रहा था वो आगे स्प्लिट हो रही थी, उसके बारे में कौन समझाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स। ऑर्बिटल सबशेल, इस बारे में कौन समझाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स अब आने वाला है। ठीक है, तो ये जो कुछ कनेक्टिविटी है इन दोनों के बीच में मैं आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा। इसमें एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आता है। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या करता है पता है, अब वो उसके पूरे के पूरे वेव कैरेक्टर को लेके चलता है। अब वेव कैरेक्टर में किस तरह से होता है कि जो ऑर्बिटल है ना, पहले तो उसने इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में उसने बताया। उसने इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए 4 क्वांटम नंबर्स दिए। ठीक है, सबसे पहले उसने ये जो 4 उसने एक्चुअल में उस 3 क्वांटम नंबर्स दिए, क्योंकि वेव मैकेनिक्स जो है ना, आप एक बात को समझिए जरा, इजी, बहुत इजी बात है। उसने सबसे पहले क्या किया, हमें पता है एक बात कि न्यूक्लियस जो है ना उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो घूमते हैं, और वो एक पर्टिकुलर एनर्जी में घूमते हैं। मान लो कि ये सेकंड शेल, कौन सा है, सेकंड शेल। अब सेकंड शेल के अंदर भी जो सब शेल है और ऑर्बिटल्स है, ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी के स्टेट में ही वो घूमता है। ठीक है, पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में ही रहता है। तभी तो ये जो शेल की स्पेक्ट्रल लाइंस आगे जाके वो स्प्लिट हो रही थी। ठीक है, क्योंकि इसमें भी अलग अलग एनर्जी लेवल्स है और इसमें भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रहता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ऑर्बिटल्स उसने क्वांटम मैकेनिक्स के जरिए से हमें क्या, एक उसने इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने की बात बताई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए उसने क्वांटम नंबर्स दिए। क्वांटम नंबर्स यानी उसने सब शेल के बारे में उसने बताया कि शेल जो होता है उसके अंदर सब शेल होता है और उसके अंदर ऑर्बिटल्स होता है। एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट, उसने यहाँ तक की बात बताई। अब वो जो चल रहा था क्वांटम मैकेनिक्स, वो पूरा इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर को लेके चल रहा था। अब वेव कैरेक्टर जो था उसने क्या किया कि कोई भी एक ऑर्बिटल में, मैं ऑर्बिटल बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं ऑर्बिटल बोल रहा हूँ, शेल सब शेल नहीं बोल रहा, मैं ऑर्बिटल बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई भी एक ऑर्बिटल, मान लो कि 1s का ऑर्बिटल। ठीक है, अब उसका जो इसका जो एनर्जी लेवल जो होगा ना, सबका एनर्जी लेवल हमें पता है, मैंने बताया, तभी तो ये स्प्लिट हो रहा था यहाँ पे। स्पेक्ट्रल लाइंस आगे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में वो स्प्लिट हो रहा था। स्प्लिट क्यों हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर भी और सब शेल ऑर्बिटल्स अलग अलग एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करते हैं, तभी वो स्प्लिट होकर अलग अलग एनर्जी लेवल में वो दिखा रहा था। ठीक है, तो अब उसने क्या किया कि एक एनर्जी लेवल, ठीक है, एक ऑर्बिटल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसने क्या किया कि ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल है ना,
वो एनर्जी के लेवल को ढूंढने के लिए उसने अब देखिए, ये जो एनर्जी लेवल होगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब उसने क्या किया कि एक वेव फंक्शन उन्होंने दिया, वेव फंक्शन, इसे क्या कहते हैं, साई, ठीक है। इसको वेव फंक्शन भी बोलते, वेव फंक्शन बोलते हैं इसको। यानी कि ये वेव फंक्शन है ना, ये हर एक ऑर्बिटल के लिए डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में एक अलग एनर्जी लेवल में होगा इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन उस ऑर्बिटल में क्या होगा वो दिखाएगा ये वेव फंक्शन, ठीक है। यानी हर एक ऑर्बिटल का एक डिफरेंट वेव फंक्शन होगा। वेव फंक्शन क्या है, तो उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से वेव नेचर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, ठीक है, किस तरह से वो वेव प्रोपोगेट कर रही है, वो पूरा वेव का जो पूरा जो वेव है उसको डिस्क्राइब करता है कि वेव फंक्शन, ठीक है। और हर एक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होता है, और ये वेव फंक्शन के ऊपर से हम हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी जो है, ठीक है, और एक एक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ, इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ लोकेट है ना, ये हर एक ऑर्बिटल का डिफरेंट डिफरेंट वेव फंक्शन है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से ऑर्बिटल के अंदर लोकेट है, वेव फंक्शन से इसको सॉल्व करके पता लगाया जा सकता है। अब आप एक बात सोचिए, मैंने आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ये बताया था कि एन, एल और एम, ये तीन जो है ना, ये वेव फंक्शन को, जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, ये इक्वेशन को सॉल्व करके पता लगाए जा सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। हर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका एक पर्टिकुलर वेव फंक्शन होता है। वेव फंक्शन यानी ऑर्बिटल का, ऑर्बिटल के अंदर वो किस एनर्जी से वो उसके अंदर घूमता है, ठीक है। आई होप आपको ये बातें कंफ्यूजन नहीं लग रही होगी, ठीक है, क्लियर बात है। आई होप आप समझ रही होंगी, ठीक है। इत्मीनान से, ध्यान से, गौर से सुनिए, समझ पाएंगे आप, बहुत आसान सी बात है। जैसे सिंपल है, देखिए, हर एक जो ऑर्बिटल होता है ना उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना उनका एक वेव फंक्शन, अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका एक वेव फंक्शन होता है, यानी कह सकते हैं कि इस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, समझ रहे हैं आप। अगर इस ये वेव फंक्शन एक गिवन है, ये 1s ऑर्बिटल का है, तो 1s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी ये वेव फंक्शन क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि इस वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से घूम रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यानी एन, एल और एम, सिर्फ ये तीन क्यों, वेव फंक्शन को, ये जो इक्वेशन को सॉल्व करके कैसे आती है, क्योंकि ये जो वेव फंक्शन जो है वो इस ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है। अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे होंगे वो उसी तरह से घूम रहे होंगे। यानी अभी तक जो है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया है, ठीक है। फिर जो एस जो होता है ना, वो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है, अलग अलग स्पिन देके हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, किससे, स्पिन क्वांटम नंबर से, ठीक है। तो इसके बारे में नहीं बताया जा सकता वेव फंक्शन से, ठीक है। इसके बारे में वेव फंक्शन से सिर्फ हम ऑर्बिटल तक पहुंच सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में लोकेटेड है। हाँ, हम ये भी नहीं बता सकते कि प्लस हाफ ये वाला इलेक्ट्रॉन है, माइनस हाफ ये वाला इलेक्ट्रॉन है, बस 2 इलेक्ट्रॉन है। उन दोनों को एक पर्टिकुलर अपनी खुद की एक आइडेंटिटी देने के लिए हमने उनको स्पिन क्वांटम नंबर से अलॉट कर दिया है, ठीक है, दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया है, क्योंकि हमें एक इलेक्ट्रॉन की लोकेशन चाहिए, ठीक है। अब वेव फंक्शन जो है वो एक ऑर्बिटल के बारे में तक, एक ऑर्बिटल तक बताता है हमें कि एक और हर एक ऑर्बिटल का एक वेव फंक्शन होता है। यानी वो इलेक्ट्रॉन उस वाले ऑर्बिटल में किस तरह से वो घूमता है, यानी इलेक्ट्रॉन के मोशन के वो वेव फंक्शन के इक्वेशन से हमें पता लग सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी में है, ठीक है। तो एनर्जी लेवल तक तो हमें ये पता लग सकता है कि कौन से सबशेल के अंदर कौन से ऑर्बिटल के एनर्जी में है,
यानी मान लो 1s में है, 2s में है, ठीक है, लेकिन अब 2s के अंदर भी तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके तो कोई एनर्जी लेवल के मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, तो अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर आया। लेकिन ये कोई भी इक्वेशन सॉल्व करके पता नहीं लग सकता, हमने सिर्फ दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए उनको एक अलग अलग स्पिन दे दिया है। एक को दे दिया प्लस हाफ, एक को दे दिया है माइनस हाफ। ये भी थोड़ा उसके अंदर डेरिवेशन है, सही नहीं दिया है, लेकिन ये बहुत उस वो लेवल की बातें हो जाएंगी, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, मिस इंटरप्रेट मत करना इन बातों को, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम बॉमर सीरीज और उसके बारे में जरा देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सी बातें हैं। तो ये हम थोड़ा इतना तो देख चुके हैं। जो प्रीवियस क्लास में मैंने बात करी थी और वो जो बात रह गई थी, ठीक है, उसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। अब तो सबसे पहले क्या था कि हमें जो है एक बात ये सीखनी है कि सन से जो रेडिएशंस जो आते हैं ना, पहले हमें ये लगता था कि हम जो रेडिएशंस देखते हैं ना, वो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो जितने भी लाइट रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है, ठीक है, वो जितने भी है एक्स रे, गामा रे, लॉन्ग वेव, जितने भी है सब सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। लेकिन हमें ऐसा लगता था कि सन से जो रेडिएशंस आ रही है, हम जो कुछ भी देख रहे हैं सब, ये सब विजिबल स्पेक्ट्रम जो है ना, यही 90% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। इसके अलावा कुछ कुछ रेडिएशंस होंगे जो हमें नहीं दिखते, ठीक है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। असल में क्या है कि मैक्स, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ आई नो, बट फिर से मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेट करके हमें थोड़ा आगे बढ़ना है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी, बस बने रहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बस बने रहिए मेरे साथ। देखिए जो है कि हमें ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर हम गलत थे, ठीक है, कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस जो थी वो आ रही थी। गामा रे से लेके लॉन्ग वेव तक पूरा स्पेक्ट्रम था, उसमें से विजिबल रे तो थोड़ा, विजिबल स्पेक्ट्रम तो थोड़ा सा उसका हिस्सा था। लेकिन अब जो बात है कि हाइड्रोजन जो होता है ना, वो जो सन में जो हाइड्रोजन है, ठीक है, सूरज में जो हाइड्रोजन है, उस अब हमें 7 एनर्जी लेवल तक तो हमें 7 एनर्जी लेवल्स तक तो हमें जो है वो पता लग गया है, ठीक है। 7 एनर्जी लेवल्स में हमने इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट कर दिया, यानी 7 एनर्जी लेवल्स हमारे पास है। होता यूं था, हुआ यूं कि हाइड्रोजन जो सन में है, ठीक है, अब वहां पे उसको इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल रही है कि वो सारे के जो हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलवेज सेकंड एनर्जी स्टेट में ही रहता है। यानी न्यूक्लियस जो है उसके इर्द गिर्द पहला एनर्जी स्टेट या दूसरा एनर्जी स्टेट, ये जो एनर्जी इनको चाहिए वो सन से इतनी आराम से मिल जाती थी कि वो आराम से बिल्कुल इजीली ना, वो इतनी सेकंड एनर्जी लेवल में ही वो हमेशा रहता था। यानी इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन में है वो ऑलवेज सन में सेकंड एनर्जी लेवल में रहता है, ठीक है। अब उसके बाद उसको और एनर्जी मिलती थी, उसको जो है और ज्यादा एनर्जी जो है वो मिलती थी। इससे वो क्या करता था कि थर्ड एनर्जी लेवल में वो जाता था। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी थर्ड एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। ये पहला एक्साइटेड स्टेट, दूसरा एक्साइटेड स्टेट यानी थर्ड एनर्जी लेवल, यहाँ पे वो जाता था और यहाँ से फिर वो वापस आ जाता था, ठीक है। अब यहाँ से जब वो जाता था रेडिएशंस लेके, ठीक है, एनर्जी एनर्जी उतनी मिलती थी, ठीक है, उसे, और वो एनर्जी लेके वो चला जाता था, और जब वो वापस आता तब वो एनर्जी को वो एमिट कर देता। अब वो जो रेडिएशंस जो थी, ठीक है, वो हमें येलो कलर की दिखती है सनलाइट से जो आती है, ठीक है, वो हमें सन से जो रेडिएशंस आती है वो हमें इस वजह से हमें येलो कलर की दिखती है। सेकंड से थर्ड, थर्ड से सेकंड जब वो एक्साइट और एमिट करता है रेडिएशंस को, तब वो रेडिएशंस जो है वो सन से निकलती है और हम तक पहुंचती है और हम सन को येलो देख पाते हैं। तो इन रेडिएशंस की एमिशन की वजह से, और ये जो स्पेक्ट्रा वाले जो चीज है ना, वो तो आगे तक बहुत हमें काम आने वाली है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी से आगे बढ़ा है, ठीक है।
कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाते हैं, वो ट्रांजिशन की वजह से, यही तो ट्रांजिशन है। ठीक है, फिर हमने जो एटम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने जो वो जो देखा था कि किस तरह से सीआरटी एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि यहाँ से जब ये जो निकलती है रेडिएशंस, तो पहले हमने देखा था जब हमने एक सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं की थी तो क्या होता था, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते थे और गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर कोलाइड करते थे। गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल एक्साइट शिफ्ट करता था, एक्साइट करके वो वापस आ जाता था। तो वो जो वापस आता था तो एनर्जी रेडिएशंस को एमिट करता था, इस वजह से हमें पूरी ट्यूब में ग्लो दिखने मिलता था। जब हमने इसकी एनर्जी को जब बढ़ाया हमने, ठीक है, जब हमने इसकी एनर्जी को बढ़ा दिया तो एनर्जी बढ़ाने पे हमें ये पूरा जो ये जो यहाँ पे ग्लो दिखता था वो खत्म सा होने लगा और पूरा डार्क होने लगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी थी कि वो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक्साइट ही ना करा के पूरा बाहर ही निकाल देता था। ठीक है, पूरा बाहर निकाल देता था। तो अब बाहर ही निकल गया तो अब रेडिएशन, वो इलेक्ट्रॉन वहां से वापस तो आएगा नहीं कि वो रेडिएशन एमिट करे, ये सारी बातें तो फिनोमेना होने वाला है नहीं। तो अब ग्लो जो है वो जाता रहने लगा। यहाँ पे फ्लोरोसेंस स्क्रीन भी यहाँ पे अटैच की जाती थी, यहाँ पे जब वो कोलाइड करते थे तो सेम फिनोमेना देखने को मिलता था। यानी हमें इससे ये पता चल रहा है कि ये जो फिनोमेना सारा है, ये इलेक्ट्रॉन जो रेडिएशन जो एमिट करता है हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट जाते वक्त, उसकी वजह से रेडिएशन जो एमिट होती है, अगर वो विजिबल होती है तो हमें इस तरह से हमें दिखती है। तो यहाँ से ये सब ऑब्जर्व किसने किया, बॉमर साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये सब फिनोमेना ऑब्जर्व किया और उन्होंने ये चीज उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला ये दिया कि जितने भी, उन्होंने अपनी एक सीरीज दी जिसको बोलते हम बामर सीरीज। उन्होंने क्या बोला कि अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से अगर कोई ऊपर जाता है कोई भी एक्साइटेड स्टेट में, या फिर कोई भी ऊपर वाले एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जब वो आता है तो कितनी वेवलेंथ वाले रेडिएशंस वो निकलेंगे। ठीक है, उसका उसने फॉर्मूला दिया। बामर सीरीज क्या होती है कि सेकेंड से लेके, अगर 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 कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी हायर एक्साइटेड स्टेट से लेके सेकेंड शेल में आता है ना, तो वो हो जाती है बामर सीरीज। उन रेडिएशंस को बोलते हैं विजिबल रेडिएशंस। और वो विजिबल रेडिएशन चाहे थर्ड से सेकंड में आए, फोर्थ सेकंड में आए, फिफ्थ से सेकंड में आए, सिक्स से सेकंड में आए, या सेवेंथ से सेकंड में आए, या फिर कोई भी आगे वाले शेल से सेकंड में आए। ठीक है, तो वो वाली जो एनर्जी जो होती है उसकी, उनकी जो एनर्जी, जो पूरी सीरीज जो होती है वो दी किसने, बामर ने, इसलिए इसको बोलते हैं बामर सीरीज। यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जरा प्रॉपर कंसंट्रेट करके सीख लीजिएगा। अब आप सोचिए, इसको हम जरा लॉजिकली सोचते हैं। हाइड्रोजन के बारे में इसने बताया है ना, अब हमें एक बात और, बोहर का क्या लिमिटेशन था पता है, उसने जो कुछ भी दिया ना वो सब कुछ वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही दिया था, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए उसने कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, ये तो हमें पता है कि उसके अंदर लगने वाला जेड इफेक्टिव होता है तो हमने उसको डिराइव किया। ठीक है, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। ठीक है, बट उसने जो कुछ भी दिया था सब कुछ क्या था, वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। ठीक है, तो अब जरा देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड स्क्वायर और -13.6 अगर हाइड्रोजन को ले ले तो जेड स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, हाइड्रोजन को ही ले रहे हैं। ठीक है, तो जेड स्क्वायर पता लग गया 1 है, -13.6 ये भी हो गया कांस्टेंट। तो एनर्जी फाइनली हाइड्रोजन या वन इलेक्ट्रॉन, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही, क्योंकि हीलियम प्लस भी वन इलेक्ट्रॉन स्पीसी है लेकिन उसमें जेड का वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हम सिर्फ हाइड्रोजन को कंसिडर कर रहे हैं तो एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एन स्क्वायर के। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, आप जरा इसमें ही देखिए, आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बताया कि देखिए जरा, अब मानिए कि एनर्जी, यहाँ पे न्यूक्लियस देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, फिर देखिए
और ये फोर्थ भी नहीं लेते। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थर्ड से वो आ रहा है वापस सेकंड में। सेकंड में अगर आएगा तो वो एनर्जी क्या होगी, उस सेकंड में अगर वो रहा तो सेकंड में उसकी एनर्जी क्या होगी, वो हमें फॉर्मूला से पता लग सकता है। E इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई उसकी सेकेंड, थर्ड से सेकंड में आते वक्त की एनर्जी, यानी 3 2 ले लेते हैं। ठीक है, फिर अगर वो फोर्थ से सेकंड में आता है -13.6, सेम फॉर्मूला से। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। इसको हम इनिशियल मान लेते हैं, इसको हम ना वैल्यू दे देते हैं एन स्क्वायर। ठीक है, कौन से वाले सेकंड शेल में उसकी एनर्जी क्या रही होगी, यहाँ पे पहले ही देख लेते हैं। सेकंड शेल में उसकी एनर्जी क्या रही होगी, एन, तो यहाँ पे 4। ठीक है, अब कोई भी nth शेल से अगर वो, मान लो कोई भी nth शेल से अगर वो आता है, तो मान लो वो nth शेल में उसकी एनर्जी ये वाली है। ठीक है, उसकी एनर्जी ये है, तो उसको nth शेल को हम इस तरह से कह देते हैं। अब देखिए, ये वाले nth शेल से जब वो सेकंड शेल में वो लौटेगा, ठीक है, तो इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस में जो डेल्टा एनर्जी आएगा, उतनी ही एनर्जी वो उतनी ही एनर्जी के रेडिएशंस वो एमिट करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये इसका वैल्यू क्या आएगा, -13.6। जेड तो 1 है, उसको निकाल दो। ठीक है, और ज्यादा वाली एनर्जी किसकी होने वाली है, इसकी ज्यादा होने वाली है 1/n² माइनस 1/4। आई होप आपको ये बात समझ में, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, मैंने शायद यहाँ पे उल्टा लिख दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, मैं जरा करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 1/4 माइनस 1/n², इतना एनर्जी का डिफरेंस होगा दोनों के बीच में। अब जरा देखिए, हमें ये पता है E इक्वल्स टू एच म्यू या फिर एच सी बाई लैमडा, तो लैमडा इज इक्वल्स टू एच सी बाई ई होता है। तो यहाँ से हमें ये पता लग सकता है कि लैमडा इज इक्वल्स टू एच सी बाई, अब यहाँ पे ई को जरा देखें, यहाँ ई आएगा। ठीक है, तो हम इसको ना थोड़ा उल्टा कर देते हैं, 1/लैमडा कर देते हैं, ई अपॉन एच सी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -13.6 अपॉन एच इंटू सी। यहाँ पे अंदर क्या आएगा, 1/4 माइनस 1/n², यानी जिस भी एनर्जी लेवल से वो वापस आ रहा है सेकेंड एनर्जी लेवल में। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 1/लैम्बडा इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एच सी, 1/4 माइनस 1/n²। इस वैल्यू को का वैल्यू इक्वल्स टू आएगा राइडबर्ग कांस्टेंट, यानी ये जो वैल्यू आएगी ये इक्वल्स टू होगी राइडबर्ग कांस्टेंट के। ठीक है, आर के इक्वल्स होगी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे जो भी रेडिएशन निकलेंगे उसकी हमें वेवलेंथ हमें पता लग जाएगी। अब इसी तरह से लाइमन ने भी कुछ ढूंढा, उसने बोला लाइमन सीरीज। बामर ने ढूंढा, उसने बोला बामर सीरीज। पास्चन ने भी कुछ ढूंढा, बताता हूँ क्या ढूंढा, एक सेकेंड। उसने बोला पास्चन सीरीज, फिर आई ब्रैकेट सीरीज, और फिर आई पीफंड सीरीज। ये बात है, इससे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। लाइमन ने क्या बताया, इसी तरह से लाइमन ने भी कुछ रेडिएशंस को ढूंढा। उसने बोला कि जो भी रेडिएशंस हायर शेल से, अगर हायर शेल से n इक्वल्स टू 1 फर्स्ट शेल में अगर लौटेंगे ना, तो वो यूवी रेडिएशंस होंगे, वो होंगे यूवी रेज। और उसने पूरा लाइमन सीरीज दे दिया।
इन्होंने बोला हायर शेल से n इक्वल्स टू 2, तो ये होंगे विजिबल रेडिएशंस, ये होंगे विजिबल रेडिएशंस। इन्होंने बोला हायर शेल से n इक्वल्स टू 3, ये होंगे इंफ्रारेड रेडिएशंस। क्या होंगे ये? इंफ्रारेड। आज की बात है बहुत ज़्यादा, वो क्या है कि फॉर्मूला बेस होने वाली है, तो ज़रा भी बोर मत होइएगा, ठीक है, और बने रहिएगा मेरे साथ। और ये होते हैं, ये भी होंगे इंफ्रारेड, और ये भी होंगे इंफ्रारेड, लेकिन शेल के बीच में फ़र्क है। इन्होंने n इक्वल्स टू 5 से बताया, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट शेल आने वाले रेडिएशंस जो निकालते हैं, ठीक है, वो सारा इन्होंने बताया, अपना अपना सीरीज दे दिया इन्होंने। तो इन सब के बारे में एक जनरल फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है 1/λ, इसको कह सकते हैं वेव नंबर, इज इक्वल्स टू राइडबर्ग कांस्टेंट तो था ही, लेकिन अब कोई भी एटम के बारे में अगर हम जानना चाहें तो हम यहाँ पे z² लिख देते हैं, और 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये कौन किसके लिए होगा? कोई भी कोई भी एटम, लेकिन वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इस बार Z को ऐड कर दिया है, इस वजह से हम कोई भी एटम लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए हम बता सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए इन्होंने सारी बातें बताई थी, ये सब बातें किसके लिए थी? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए थी। अगर हाइड्रोजन के लिए देखते हैं तो यहाँ पे Z को लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका Z1 होता है। लेकिन अगर हम हीलियम हीलियम या फिर लिथियम या फिर बेरिलियम विद सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के बारे में हमें पता लगाना है, तो वो भी इसी तरह से देंगे, लेकिन उनका जो होगा वो हमें यहाँ पे Z लगा लेना होगा, क्योंकि उनकी एनर्जी लेवल्स डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये जो पूरा स्पेक्ट्रम तो हम पढ़ चुके हैं, ये वाला फॉर्मूला जरा देख लेना, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। कोई भी एनर्जी लेवल से जब वो रिटर्न करेगा इस वाले एनर्जी लेवल में, लोअर एनर्जी लेवल में, तब जो रेडिएशंस एमिट होंगी वो इतनी वेवलेंथ की रेडिएशंस होने वाली है, ये वाली वेवलेंथ की रेडिएशंस होने वाली है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब जरा देख लेते हैं, ये सारी बातें तो हो गई, फॉर्मूलाज भी हो गए, ठीक है। अब आगे बहुत सारे कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उनके बारे में जरा देख लेते हैं। बोर मत होइएगा, लेक्चर आई नो थोड़ा सा बोरिंग हो जाए, क्योंकि फॉर्मूलाज हम थोड़ा देखने वाले हैं, थोड़ा डेरिवेशंस भी होगा, ठीक है। कंसेप्ट इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन अब थोड़ा आपके अंदर थोड़ा ना एक्साइटमेंट लाने के लिए बढ़िया सा कंसेप्ट मैं बताता हूँ आपको, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताने के लिए बाकी रखा था। इतनी बात है, अब आपको समझ में आ गई, उसकी नोट कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आती भी है, आई भी है, सब कुछ करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जरा एक बहुत बढ़िया सी बात को हम जरा देख लेते हैं, जो थी बताई थी किसने? बोहर ने बताई थी। किन्होंने बताई थी? बोहर एटॉमिक मॉडल में बोहर ने एक बात बताई थी, जो बहुत ही दिलचस्प बात थी। उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन उसी शेल में घूमेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 के, ठीक है। अब ऐसा उसने बता तो दिया, लेकिन ये जो था ना, वेव नेचर को भी अप्लाई करता था, ये वेव नेचर के बारे में बताता था, लेकिन उसको खुद को नहीं पता था। वो तो सिर्फ पार्टिकल नेचर को लेके ही चल रहा था, लेकिन उनको खुद को नहीं पता था कि ये उसका गिवन फॉर्मूला जो है, यहाँ पे एन जो है वो शेल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये जो फॉर्मूला जो है वो वेव नेचर को दिखाता है, ठीक है। वेव नेचर को बता रहा है फॉर्मूला, किस तरह से वो मैं आपको बताता हूँ। एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम में, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम में क्या बताया गया कि जो भी, अब देखिए उन्होंने क्या बताया कि ये न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द अगर अगर ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है,
इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द जो चक्कर मार रहा है, अब वो जो है वो वेव की फॉर्म में जो घूम रहा है, ठीक है, तो उसका वेव मॉडल हम देंगे। तो आप सोचिए यहाँ से अगर उसने शुरू किया, इस तरह से अगर उसने वेव दिया, तो वेव इसी तरह से वो चलेगा ना। और यहाँ पे अगर ये पूरा प्रॉपर यहाँ पे अगर वो नहीं चला, ठीक है, तो यार गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से अगर वो चला होगा तो पूरा वो यहाँ पे वापस से ज्वाइन करना ही चाहिए। अगर उसने ऐसा किया कि कुछ भी चल दिया, यहाँ से चला, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, अगर ऐसे चला, ऐसे नहीं चल सकता। तो यार ये दोनों मिलके उसका दोनों का वेव नेचर अगर हम देखें, ठीक है, मतलब इसका वेव नेचर अगर हम देखें तो ये दोनों मिलके तो बड़ा हो जाएगा यार, कहीं और बढ़ जाएगा, ये कहीं और छोटा हो जाएगा, या सुपर इम्पोज मतलब वो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, कहीं कहीं घट जाएगा, ये तो फिर बहुत ही अलग सा माहौल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे जरा देखिए, बहुत ही बढ़िया सी बात क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में बताई गई, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो जिस भी शेल में होगा ना, उतने ही वो वेव लेंथ उसकी होगी। जरा देखिए, जरा समझिए, नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, ठीक है, लेकिन जरा गौर से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, फर्स्ट शेल इज व्हाट in which electron completes its one wave. Second shell is what in which electron completes its two wave. So किस तरह से हमें पता लग रहा है, यानी फर्स्ट शेल वो शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन अपना सिर्फ एक वेव कंप्लीट करेगा, सेकेंड शेल में दो वेव कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब ये कैसे पता लग रहा है भाई, ये कैसे पता लगा? तो जरा देखे, जो भी फर्स्ट शेल होगा, ठीक है, जो भी फर्स्ट शेल होगा, उसमें जरा अभी फॉर्मूला को जरा देख लीजिए। टू पाई आर, इस तरह से वो घूम रहा है, उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला है, इस तरह से वो घूमेगा। अब वो घूमने का डिस्टेंस कितना होगा, जिस भी शेल में वो घूम रहा है और उस शेल में उसकी वेवलेंथ, ठीक है। यानी वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल किस तरह से है, क्योंकि अगर वो एक वेव कंप्लीट कर रहा है तो एक वेव, फर्स्ट दो वेव कंप्लीट कर रहा है दो वेव, तीन वेव, चार वेव, डिपेंड्स ऑन इट, ठीक है। यानी एक शेल में, ठीक है, एक शेल में उतनी वेव्स कंप्लीट कर रहा है उतने, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं करेगा ना कि ऐसा 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 तो नहीं होगा, ठीक है। वो जो भी कर रहा है वो प्रॉपर होगा, वो वहीं पे इसी तरह से चल रहा होगा, ठीक है। यानी उसके इस सर्कल के इर्द गिर्द घूमने वाले उसकी जो वेवलेंथ होगी ना, वो इक्वल्स टू पाई आर होगी। ये इसी सर्कल में वो घूम रहा है, ठीक है, इसी सर्कल में वो घूम रहा है, तो इक्वल्स टू उस जितने भी वो वेवलेंथ कंप्लीट करेगा, अगर एक वेवलेंथ कंप्लीट कर रहा है तो ये जो सर्कल का जो पेरीमीटर होगा वो उसके वेवलेंथ के इक्वल होगा, क्योंकि हम वेवलेंथ हमें पता है, ठीक है। ये एक वेव कंप्लीट करने में जितना भी है डिस्टेंस, उसको कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। तो हम इससे क्या पता चल रहा है, जरा आप देखिए, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यानी टू पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्बडा हो रहा है, ठीक है। और एक बात हमें और पता है, यहाँ पे जो वो जो वेवलेंथ उसकी होगी वो होगी एच बाई पी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ए वाली वेवलेंथ हमें पता है ड्यूअल नेचर के हिसाब से, वो ए वाली वेवलेंथ जो वो एमिट करेगा, यानी एच बाई एम वी। अब जरा दोनों को देखिए, एन एच बाई एम वी, एम वी आर इंटू टू पाई इक्वल्स टू एन एच, यानी एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई। ये वाली चीज उसने पहले ही बता दी थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। यानी कि अगर वो फर्स्ट शेल में घूम रहा है तो वो, उसने क्या बोला था कि उसका एंगुलर मोमेंटम जिस शेल में एच बाई टू पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होगा वही उसका शेल होगा।
यानी वो अगर फर्स्ट शेल में है तो वो एक वेव ही कंप्लीट कर रहा है, सेकंड शेल में है 2 वेव कंप्लीट कर रहा है, थर्ड शेल में 3 वेव कंप्लीट कर रहा है। उससे वो रैंडमली मोशन नहीं कर रहा, वो पर्टिकुलर एक वेव मोशन में ही चल रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये किसने बताया? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से ये बात बताई गई, लेकिन एट द एंड कहाँ पहुंचे? तो बोहर ने जो बात बताई थी वहीं पहुंचे, लेकिन बोहर ने पार्टिकल नेचर को ही ध्यान में रखा था। उसने वेव नेचर का फॉर्मूला तो दिया, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में घूमेगा, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि वेव नेचर के अकॉर्डिंग वो घूमेगा। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये सारी बातें जो थी उसने एक एक्सपेरिमेंट, उसने अपने डेरिवेशन से उसने बताई थी। ठीक है, और वेव नेचर को भी ये बात जो है वो सपोर्ट कर रही है। तो ये बहुत ही अहम तरीन बात है, इसको आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आज का लेक्चर और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम लोग। थोड़ी थोड़ी आगे बातें जो है, इतनी जो बात मुझे लास्ट लेक्चर में बता रही थी वो मैंने बता दी, थोड़ी थोड़ी बातें आज जो है वो सीख लेते हैं और भी। ठीक है, फिर अपना लेक्चर ओवर कर देंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक है, तो आपका तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा तो हो ही गया होगा लेक्चर। अब देखते हैं कि शेप जो होता है ना, शेप जो उसका जो शेप होता है ऑर्बिटल्स का। अब वेव मैकेनिक्स ने तो 3 क्वांटम नंबर्स दे दिए, एन, एल और एम। ठीक है, अब उसने जो है एक साई जो होता है वो पर्टिकुलर ऑर्बिटल का जो साई होता है, ठीक है, मान लो कि 1s का जो साई है वो क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का मोशन इस ऑर्बिटल में किस तरह से होने वाला है, उससे हमें पता चलता है वो किस ऑर्बिटल में है। ठीक है, अब ये जो साई है ये सिर्फ हमें उसका मोशन के बारे में बताता है, लेकिन उसको फिजिकल सिग्निफिकेंस है नहीं। हम इलेक्ट्रॉन का मोशन जान के क्या करेंगे भाई? हमें जो जानना है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो ये हमें पता चलता है साई स्क्वायर से। यानी इलेक्ट्रॉन का जो मोशन जो है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन का मोशन इस तरह से होने वाला है, तो इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी जीरो, सॉरी, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। अब जो वेव नेचर जो है वो इलेक्ट्रॉन का मोशन दिखा रहा है इस वाले ऑर्बिटल में। ठीक है, लेकिन हम इसकी प्रोबेबिलिटी अगर जानना चाहे, हम इसका स्क्वायर कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि वो किस तरह से, इस तरह से वो वेव मोशन परफॉर्म कर रहा है और कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है उस ऑर्बिटल में घूमने की। अब ये प्रोबेबिलिटी से हमें, अब जब हम इस प्रोबेबिलिटी को जो हम फाइंड आउट करते हैं, जब हम इसको हम एक ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में अगर हम इसको लोकेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरह जैसे कि आ रही है, यहाँ 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 घूमने की उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो वो जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है उसको हम एक बाउंड्री दे देते हैं, और वो बाउंड्री जो है वही होता है हमारा सब शेल का शेप, वही होता है हमारा शेप ऑफ ऑर्बिटल्स कह दो, सब शेल कह दो। ठीक है, तो यही उनका शेप होता है। ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कि जो जिस एरिया में उस इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होती है, उस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, यानी मान लो कि इतने एरिया में उसकी 90% प्रोबेबिलिटी है, 90 से 95% तक प्रोबेबिलिटी इस एरिया में है। क्योंकि ये जो है हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताता है, हम उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। इतने एरिया में वो कहीं भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 90-95% जो इलेक्ट्रॉन कभी बाहर भी थोड़ा जा सकता है, लेकिन ज्यादा वो 90-95% वो अंदर ही रहेगा। यानी अब ये जो एरिया, इसको हम बाउंड्री दे देते हैं, और बाउंड्री दे देते हैं उसी को हम शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बोलते हैं, कि ऑर्बिटल्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये पता लग गई होगी ये बात, किस तरह से हम उसको शेप देते हैं। अब थोड़ा सा जेई लेवल का भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मान लो कि ये हो गया 1s, अब ये हो गया 2s। 1s और 2s के बीच में जो गैप होगा ना, ये वाला, ये होता है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो हो उसे कहते हैं नोड। और इस वाले रेडियस पे ये पूरा जो सर्कल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड नहीं किया जा सकता। जैसे कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, फिर जो है
यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। ये हो गया सेकंड, ये हो गया फर्स्ट। फर्स्ट और सेकंड के बीच में हमें पता है कि एनर्जी लेवल है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं मिलता। तो ये जो पर्टिकुलर रेडियस के ऊपर ये जो पूरा जो सर्कल है, इस पे वो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो है, उसे कहते हैं। और जहां भी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो हो उसे नोड कहा जाता है। और पर्टिकुलर रेडियस पे जो पूरा सर्कल है यहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं देखा जाएगा, इसे कहते हैं रेडियल नोड। ये बात है, थोड़ी सी हम देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसे भी जरा देख लेते हैं। इसे कहते हैं रेडियल नोड। और कोई भी ऑर्बिटल जो होता है ना, जैसे कि एस ऑर्बिटल देख लो, ठीक है, ये इस तरह से होता है। अब पी ऑर्बिटल देखते हैं। पी ऑर्बिटल का शेप जो है, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी इसी शेप के अंदर है, इसीलिए इसको एक शेप दे दिया गया, इसे कह दिया गया पी ऑर्बिटल। चार तरह के ऑर्बिटल है अभी तक हमें मिले हैं यानी उनके चार तरह के ऑर्बिटल्स में हमने इलेक्ट्रॉन को फिल किया है, ठीक है। उनका शेप जो है इस तरह से रहा है, ऑर्बिटल्स का शेप इस तरह से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब जरा देखिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है। देखिए जरा, यहाँ प्रोबेबिलिटी यहाँ बिल्कुल जीरो है, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे बिल्कुल जीरो है। यानी ये वाला जो प्लेन है ना, ये वाला जो प्लेन होगा, यहाँ पे बिल्कुल ही ये भी एक नोड होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही जीरो होगी। और इस वाले नोड को कहा जाता है एंगुलर नोड। ये पी ऑर्बिटल हमें जैसे कि पता है कि पी ऑर्बिटल जो है, हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम पढ़ चुके हैं कि पी ऑर्बिटल तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्स डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है, एक वाई डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है, और एक जेड डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है। ये सारा काम किसका है? तो ये क्वांटम मैकेनिक्स ने ये सब कुछ हमें ढूंढ के दिया है, ठीक है। तो मैं जरा सा लिंक बना रहा हूँ बस क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। तो ये जो है, जो भी डायरेक्ट मान लीजिए कि पी एक्स डायरेक्शन वाला लोब होगा, तो ये जो होगा, ये एक प्लेन में एक नोड हमें देखने को मिल रहा है एक एंगल पे, इसे बोलते हैं एंगुलर नोड, ठीक है। फिर मान ले कि जो डी होता है, ठीक है, उसमें देखिए दो एंगुलर नोड है, एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है। ये दो जगह पे, ये दो प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स देखने को हमें नहीं मिले, दो एंगुलर नोड है। एस में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब जगह पे इक्वली बांट दी गई है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो यही बातें जो है वो हम बॉन्डिंग में थोड़ा डिटेल में थोड़ा इस तरह से पढ़ेंगे। ये जो बातें हैं, एस में देखो सब जगह पे बटी हुई है, पी में इस तरह से बटी हुई है, तो यही जो है हमें बॉन्डिंग में थोड़ी हेल्प करने वाली है ये सब बातें, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नोड हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है, एंगुलर नोड हमें देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ से क्वेश्चन कभी आ जाता है कि कोई भी एक ऑर्बिटल हो, उसके अंदर कितने नोड्स है ये आप बता दें, ठीक है। तो मान लें कि आपको एस का एस ऑर्बिटल दिया है, ठीक है। तो हमें जो है बस एक फॉर्मूला याद रखना है कि कोई भी ऑर्बिटल के अंदर, उसके अंदर एंगुलर नोड कितने होंगे, इक्वल्स टू एल, ठीक है। मान लो कि एस ऑर्बिटल हमने लिया है, तो एस ऑर्बिटल के अंदर एंगुलर नोड कितने होंगे, तो एंगुलर नोड का फॉर्मूला वैल्यू है इक्वल्स टू एल आता है। एस के लिए एल का वैल्यू क्या होता है, जीरो, बस। तो एस का भी एंगुलर नोड जो है वो जीरो होगा, एस में कोई भी एंगुलर नोड देखने को नहीं मिलने वाला। पी का अगर हम देखें तो पी का वैल्यू क्या होता है, वन। तो पी के अंदर एक एंगुलर नोड, डी के अंदर दो एंगुलर नोड, एफ के अंदर तीन एंगुलर नोड, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। अब जो होता है वो रेडियल नोड भी हमें देखना रहता है, ठीक है। तो रेडियल नोड का भी एक फॉर्मूला है। रेडियल नोड अगर आपको फाइंड करना है तो रेडियल नोड का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होने वाला है, n माइनस एल माइनस वन, ठीक है। ये होगा रेडियल नोड। मान लो कि 3p को हम ले लेते हैं, तो n क्या है 3, p क्या है, यानी l क्या है, p के हिसाब से 1 और माइनस 1, तो 3 माइनस 2 1, यानी 3p में सिर्फ जो होगा वो एक ही रेडियल नोड होने वाला है, ठीक है। जैसे कि सबसे p ऑर्बिटल जो है
सबसे पहले किस शेल में देखा जाता है, तो 2p शेल में देखा जाता है। आप इसको देख भी सकते हैं, देखो 2p शेल में देखा गया। फिर इसके बाद जो है वो 3p शेल में देखा गया है, मतलब थर्ड शेल में देखा गया है। तो यहाँ पे 2p और 3p, देखिए 3p जो है इसमें कितने जो है वो रेडियल नोड आए, बस एक रेडियल नोड आया बीच में। जरा देखिए इसको, है ना। अगर 4p देख ले तो 4p जो है ये इस तरह से होने वाला है, इससे भी बड़ा, क्योंकि वो फोर्थ शेल में, ये p का सब शेल फोर्थ शेल में होने वाला है। ठीक है, तो 4p जो होगा वो इससे भी बड़ा होगा। इससे ये भी पता चलता है कि 4p का साइज बड़ा होता है देन 3p देन 2p। सिमिलरली 3s ग्रेटर देन 2s ग्रेटर देन 1s। ठीक है, ऑलवेज जो बड़े शेल में होगा वो ऑर्बिटल बड़ा होगा कंपेयर टू छोटे शेल के ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। और 4p जो होगा उसमें ये 4p और 3p के बीच में एक रेडियल नोड और 3p के और 2p के बीच में एक रेडियल नोड, यानी 4p में दो रेडियल नोड हमें देखने को मिले हैं। फॉर्मूला लगा के देखते हैं। ठीक है, n क्या है 4 माइनस l क्या है 1 माइनस 1 आया 2। यानी आपको ये सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस आप फॉर्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा। आपको ये भी पूछ सकता है कि कोई भी आपको एक दे देगा आपको सब शेल और सॉरी ऑर्बिटल, और आपको बोलेगा इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ नोड्स बताइए, चाहे वो एंगुलर हो चाहे वो रेडियल हो, टोटल नंबर ऑफ नोड्स आप बताइए। तो वो होगा किस तरह से उसका फॉर्मूला है, यानी दोनों नोड्स के फॉर्मूलाज को मिला दीजिए। इसका क्या है n माइनस एल माइनस 1 है, ये हो गए रेडियल नोड, और एंगुलर नोड का वैल्यू है l, यानी क्या आया l और l कट हो जाएगा n माइनस 1। ये हो गया टोटल नोड्स का फॉर्मूला। कोई भी सब शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इतने नोड्स होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी जरा आप देख लीजिएगा। ठीक है, बस तो फिर आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं, या फिर थोड़ा और देख लेते हैं, जरा थोड़ा सा और देख लेते हैं बस। शायद आपको एक ग्राफ दे दिया जाए, शायद जेई के लेवल का एक थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, शायद आपको जो है मैं पूछ लिया जाए, एक ग्राफ दे दिया जाए आपको, जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है ना, रेडियली दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। इस रेडियस पे, रेडियस आर पे जो भी उसकी डेंसिटी जो होती है ना, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ठीक है, ये जो डेंसिटी जो होती है उसको हम ना आर स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, कितनी डेंसिटी है उस रेडियस की, प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब जरा देखते हैं, शायद आपको ऐसा कुछ ग्राफ पूछ लिया जाए। देखिए ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मान ले कि यहाँ पे रेडियस दे दिया और यहाँ पे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दे दिया, और 1s के लिए पूछा। आपको डिफरेंट डिफरेंट 4 ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे कि इसका ग्राफ बताए कौन सा होगा, 1s के लिए कौन सा ग्राफ होगा। ठीक है, तो जरा देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, जैसे ही रेडियस जैसे बढ़ता जाएगा, रेडियस जैसे इंक्रीज होगा, ये जो होगी वो डिक्रीज होते 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 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर हम इसको 2s के लिए देख ले, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो अगर हम विथ r 2s के लिए देख ले, तो इस तरह से होगा कि डिक्रीज होगी 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 होगी, फिर वापस से इंक्रीज हो जाएगी, फिर वापस से डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, क्योंकि हमें जो है, और ये वाला यहाँ पे जो बिल्कुल डिक्रीज कर गया ना, इसे ही कहा जाता है रेडियल नोड। अब जरा एक बात को गौर से समझिए, जो 1s जो होगा ना वो बहुत ही ज्यादा वो होने वाला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज्यादा होने वाला है। जरा सोचिए कि क्यों क्यों ऊपर से शुरू हुआ यहाँ इतना ज्यादा। अब जरा सोचिए ना
1s जो होने वाला है ना वो सबसे ज्यादा डेंस होने वाला है, साइज बिल्कुल ही छोटा और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ठीक है। साइज इतना सा है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी इसमें डेंसिटी जो है वो हाईएस्ट होने वाली है। तो ऑलवेज किसी भी शेल का, किसी भी ऑर्बिटल का ग्राफ आपको पूछेगा ना, तो वो शुरू यहीं से होगा, क्योंकि सबसे पहले उसमें उसके अंदर जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और रेडियस का जो ग्राफ जो होने वाला है इसी तरह से होने वाला है कि सबसे पहले तो फर्स्ट शेल से ही शुरू शुरू होगा, तो यहाँ पे उसका डेंसिटी हाईएस्ट होती है, फिर वो धीरे धीरे यहाँ पे बीच में नोड वाला आ जाएगा, जैसे ही रेडियस बढ़ेगा डेंसिटी डिक्रीज होगी और नोड वाला आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ से लेके फर्स्ट शेल जो ये पूरा जो है ना, ये फर्स्ट शेल मान लेते हैं, 1s मान लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ये वाला जो है ये पूरा आ गया इसका, और ये जो हो गया पूरा सेकेंड शेल मान लेते हैं, और ये बीच में जो है ये नोड वाला रीजन मान लेते हैं, ठीक है। अब जरा देखें, अब जैसे ही यहाँ से रेडियस हम बढ़ाते हैं, यहाँ से रेडियस हम जैसे ही बढ़ाते हैं तो न्यूक्लियस से बिल्कुल ही ज्यादा अट्रैक्शन उसको बिल्कुल यहाँ पे लग रहा है। ये जो पूरा जो है ना, ये वाला पूरा जो एरिया, ठीक है, ये पूरा जो एरिया है ये पूरा 1s ऑर्बिटल है, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, यानी इन शॉर्ट ये जो पूरा जो ऑर्बिटल होने वाला है सबसे ज्यादा डेंसिटी ही रहने वाली है, कोई टेंशन नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि इतने से ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे उसका डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होगा। अब जैसे ही हम रेडियस बढ़ाएंगे उसका जो डेंसिटी जो होगा वो कम होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा बिल्कुल यहाँ तक। अब ये यहाँ जैसे हम पहुंचे, ठीक है, यहाँ आ गया हमारा नोड वाला हिस्सा, ठीक है, तो ये आ गया नोड, यहाँ पे बिल्कुल ही जीरो हो गया। अब जैसे ही 2s में एंटर किया फिर से डेंसिटी बढ़ी बढ़ी बढ़ी, ठीक है। तो ये डेंसिटी कैसे बढ़ती है, अब यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है वो यहाँ तक ही जाता है, क्योंकि 2s का जो ऑर्बिटल है वो बड़ा है, 2s का ऑर्बिटल बड़ा है। अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन ही है लेकिन थोड़ी सी फैली हुई होगी, तो डेंसिटी होगी यहाँ पर थोड़ी कम होगी, इसलिए इसका पीक थोड़ा छोटा देखने को मिलता है। अगर 3s का ले लीजिए तो यहाँ से फिर वो यहाँ से लेके इससे भी छोटा आएगा, डेंसिटी और कम होगी। बस ये डेंसिटी को और इसको समझ लीजिए, शायद यहाँ से आपको ग्राफ पूछ लिया जाए, मैंने आपको करा दिया, ठीक है। अगर पूछे फोड़ के आना है बस। बस तो फिर आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, आपका काफी 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 हद तक सारी चीजें कवर हो चुकी है, शायद एक आने वाला क्लास शायद आपका लास्ट क्लास होगा, ठीक है। कुछ पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वगैरह या फिर कुछ छोटी छोटी बातें जो कुछ भी बाकी है वो थोड़ा आने वाले लेक्चर में सीख लेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम अगले क्लास में, आने वाला लेक्चर शायद आपका आखिरी लेक्चर होने वाला है इसका, तो मिलते हैं हम आपके अगले लेक्चर में। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, बोरिंग नहीं लगा होगा, सीखने की बात है प्यारे, सीख लो यार। अगर फोकस कर लिया आपने, सोच लिया आपने कि भाई जैम फोड़ना ही है, तो कितनी भी कठिनाई आई है फोड़ना है तो फोड़ना ही है भाई, निकालना है निकालना है, आईटी पे जाना है तो जाना है, बस बिल्कुल एकदम सोच लो, बस ये ठान लो कि बस जाना है, फिर चाहे कुछ भी आ जाए, जो कुछ भी पढ़ना पड़े, ठीक है। इंटरेस्ट ले आओ यार अपने सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। कोशिश तो मैं ज्यादातर यही करता हूँ कि आपको इंटरेस्ट आ जाए। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अब आपके अगले एटॉमिक स्ट्रक्चर के, शायद अगला वाला लेक्चर लास्ट लेक्चर हो जाएगा, तो मिलते हैं आपके अगले लेक्चर में। तब तक बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू लेटर।